नमस्कार। आज हम भारत पर शासन करने वाले दो ऐसे वाइसरॉय पर नजर डालने वाले हैं जिनकी सोच, जिनकी नीतियां और जिनकी विरासत एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। नाम थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लिटन। देखिए, दोनों के कार्यकाल में ना सिर्फ कुछ ही सालों का फासला था, लेकिन उनके फैसलों ने भारत के भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जाती है। तो चलिए इस दिलचस्प तुलना की गहराई में उतरते हैं। तो पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना वो यहीं छिपा है। एक तरफ थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका मकसद था स्थिरता और अहस्तक्षेप की नीति, मतलब शासन में कम से कम दखल देना। और फिर दूसरी तरफ ठीक उनके बाद आए लॉर्ड लिटन, जिनका पूरा जोर था ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दिखाने पर, अपना दबदबा कायम करने पर। दो वाइसरॉय और दो बिल्कुल ही अलग नजरिए। तो पहले बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ना ब्रिटिश हुकूमत भारत में बहुत संभल कर कदम रख रही थी। नॉर्थब्रुक उसी दौर के प्रशासक थे। उनका मानना था कि भाई, भारत में अगर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है तो आर्थिक सुधार करो और लोगों के मामलों में कम से कम दखल दो, यही सही तरीका है। नॉर्थब्रुक की सोच उनके अपने ही शब्दों से एकदम साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य टैक्स का बोझ कम करना है और जो गैर जरूरी कानून बनाने की प्रक्रिया है उसे रोकना है। ये कम शासन ही बेहतर शासन है वाली उनकी पॉलिसी को दिखाता है। मतलब मकसद था जनता का भरोसा जीतना, ना कि उन पर अपनी ताकत थोपना। हालांकि उनका कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। सबसे पहले तो बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे निपटने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाए। उसी दौरान पंजाब में कूका आंदोलन हुआ, जिसे उन्होंने कंट्रोल किया। अच्छा, व्यापार के मोर्चे पर स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में जबरदस्त तेजी आई। और हाँ, प्रशासनिक तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ौदा के गायकवाड़ को पद से हटाकर एक बहुत कड़ा संदेश भी दिया। अब नॉर्थब्रुक के जाने के बाद मंच पर आते हैं लॉर्ड लिटन, और उनके आते ही भारत में ब्रिटिश नीति की दिशा समझ लीजिए 180 डिग्री घूम गई। ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी और नई सरकार की जो आक्रामक सोच थी ना, वो लिटन की नीतियों में साफ झलक रही थी। ये एक नए युग की शुरुआत थी, सक्रिय और बेहद विवादास्पद नीतियों के युग की। लेकिन एक मिनट, लिटन कोई आम प्रशासक नहीं थे। वो साहित्य की दुनिया में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते थे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि। ये बात उनके किरदार को और भी पेचीदा बना देती है ना? मतलब एक साहित्यकार से उम्मीद होती है कि वो संवेदनशील होगा, लेकिन लिटन की नीतियां दिखाती हैं कि कैसे एक कलाकार का दिल भी एक कठोर साम्राज्यवादी शासक के दिमाग के आगे झुक सकता है। उनके साहित्यिक पक्ष के बावजूद लिटन का कार्यकाल एक भयानक त्रासदी से शुरू हुआ। बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद और पंजाब, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भीषण अकाल की चपेट में था। सोचिए, एक तरफ साहित्य और कला की दुनिया और दूसरी तरफ लाखों लोगों की भूखमरी की कठोर सच्चाई। ये जो विरोधाभास था, ये उनके पूरे कार्यकाल पर हावी रहा। और इसी अकाल और मुश्किलों के बीच लिटन ने एक के बाद एक ऐसे कानून और फैसले लिए जिन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश शासन की छवि को बदल दिया, बल्कि भारत में एक राष्ट्रव्यापी विरोध की जमीन भी तैयार कर दी। 1 जनवरी 1877, जब लाखों लोग अकाल से मर रहे थे, लिटन ने दिल्ली में एक बहुत ही भव्य दरबार का आयोजन किया। क्यों? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी भारत की साम्राज्ञी की उपाधि देने के लिए। जनता की पीड़ा के बीच ये शाही शानो शौकत ब्रिटिश राज के असंवेदनशील चेहरे का एक प्रतीक बन गई। लिटन के काम करने की रफ्तार देखिए जरा। 1877 में दिल्ली दरबार, फिर 1878 में भारी दबाव के बाद रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया गया, और उसी साल 2 बेहद दमनकारी कानून पास किए गए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे कोई सोचा समझा एजेंडा लागू किया जा रहा हो। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या? ये एक ऐसा कानून था जो सरकार को किसी भी भारतीय भाषा के अखबार पर कार्रवाई करने की बेहिसाब शक्ति देता था। अगर सरकार को कोई भी लेख आपत्तिजनक लगता तो वो उस अखबार की प्रिंटिंग प्रेस और सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। सच कहें तो ये बोलने की आज़ादी पर सीधा सीधा हमला था। और इस कानून का असली मकसद बिल्कुल साफ था, सरकार की आलोचना करने वाली राष्ट्रवादी आवाज़ों को चुप कराना। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी अखबारों पर यह कानून लागू ही नहीं होता था,
सरकार के समर्थक पायोनियर अखबार ने इसका समर्थन भी किया, जिससे भेदभाव की ये नीति और भी साफ हो गई और इसी दमन ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता को असल में और मजबूत कर दिया। लिटन का एक और बड़ा और विवादास्पद कदम था सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम उम्र को 21 से घटाकर सिर्फ 19 साल कर देना। ये फैसला भारतीय उम्मीदवारों के लिए इस प्रतिष्ठित सेवा के दरवाजे लगभग बंद करने जैसा था। सोचिए, लंदन जाकर परीक्षा देने की तैयारी के लिए इतना कम समय देना। ये एक सोचा समझा कदम था ताकि ऊंचे पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही बने रहें। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये उस सोची समझी नीति का हिस्सा था जो सालों से चल रही थी। 1857 में उम्र थी 23 साल, जो 1859 में घटकर 22 हुई, 1866 में 21 और फिर लिटन ने इसे 19 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये भारतीयों को प्रशासन की मुख्य धारा से बाहर रखने का एक सिस्टमैटिक तरीका था। तो इन दो अलग अलग वायसरॉय की विरासत आखिर रही क्या? नॉर्थब्रुक की स्थिरता की नीति और लिटन की दमनकारी नीतियां, इन दोनों ने मिलकर अनजाने में ही सही भारत में संगठित प्रतिरोध और राष्ट्रवाद के भविष्य को एक नई और मजबूत दिशा दे दी। संक्षेप में कहें तो यही है इन दोनों के बीच का मूल अंतर। नॉर्थब्रुक ने आंतरिक स्थिरता, आर्थिक संयम और कम से कम कानून बनाने पर ध्यान दिया। वहीं लिटन ने शाही शानो शौकत, प्रतिबंधात्मक कानूनों और ब्रिटिश सत्ता को हर कीमत पर स्थापित करने पर जोर दिया। भारत के इतिहास में एक वाइसरॉय ऐसा भी था जिसे कुछ लोग भारत का उद्धारक कहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के लोग उसके खिलाफ हो गए। ये कहानी है लॉर्ड रिपन की, जिनके सिर्फ 4 साल के कार्यकाल ने भारत की किस्मत की दिशा ही बदल दी। तो चलिए आज समझते हैं कि उनके सुधार इतने क्रांतिकारी और इतने कंट्रोवर्शियल क्यों थे। सोचिए, भारत का उद्धारक, कितनी बड़ी उपाधि है ये। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि मशहूर समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थे, लॉर्ड रिपन के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ब्रिटिश शासक ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इतना बड़ा सम्मान मिला? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने ही लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा? इसका जवाब छिपा है रिपन के दादेम सुधारों में। तो लॉर्ड रिपन ने वाइसरॉय बनते ही सबसे पहले उन पाबंदियों पर हमला बोला जो भारतीयों की आवाज को दबा रही थीं। उनका पहला निशाना बने वो कानून जो आज़ादी का गला घोट रहे थे, खासतौर पर प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। साल था 1882। ये कानून आप कह सकते हैं खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों को चुप कराने के लिए ही लाया गया था। मतलब सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। रिपन ने इस एक्ट को हटाकर सिर्फ लिखने की आज़ादी वापस नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक तरह से भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस और नेशनलिज्म की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। कभी कभी ना एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला देता है। रिपन ने क्या किया, उन्होंने सिविल सर्विस में एंट्री की उम्र 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दी। अब सुनने में तो ये बस 2 साल का फर्क लगता है ना, पर ये सिर्फ 2 साल नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी रुकावट को हटाने जैसा था, एक ऐसी रुकावट जो जानबूझकर लगाई गई थी ताकि भारतीय सर्विस से दूर रहें। इस एक फैसले ने कई इंडियन युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन रिपन का काम सिर्फ आज़ादी देने तक ही नहीं रुका। उन्होंने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन की नींव में भी कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव किए। उन्होंने शुरुआत की स्थानीय स्वशासन की और देश की पहली सही गिनती की मतलब सेंसस की। और पता है, इसकी छाप आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है। उनके टाइम में एक के बाद एक बड़े काम हुए। देखिए, 1881 में भारत का पहला रेगुलर सेंसस हुआ। मतलब पहली बार देश को पता चला कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, एक पक्का आंकड़ा मिला। फिर ठीक अगले साल 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका मतलब ये था कि अब शहरों और गांवों के लोग अपने छोटे मोटे मामलों को खुद सुलझाएंगे, खुद जिम्मेदारी लेंगे। और इसी वजह से आज भी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 10 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लेगेसी है। 1881 में जो जनगणना शुरू हुई, उसने हर 10 साल में देश की गिनती करने की एक ऐसी परंपरा शुरू की जो आज तक चली आ रही है। इससे पता चलता है कि रिपन के फैसले सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थे, बल्कि बहुत दूर की सोच कर लिए गए थे। हाँ, ये बात भी है कि 1881 का सेंसस एक माइलस्टोन तो था, पर यह पहली कोशिश नहीं थी।
इससे पहले 1872 में भी एक कोशिश हुई थी, पर वो कह सकते हैं अधूरी रह गई थी। और 1881 वाली गिनती भी एकदम परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि हैदराबाद और राजपूताना जैसे बड़े बड़े इलाके उसमें शामिल ही नहीं थे। लेकिन इसकी असली इंपॉर्टेंस इस बात में है कि यहीं से वो 10 साल वाला साइकिल शुरू हुआ जो आज भी हमारे देश की प्लानिंग का बेस है। तो अब तक हमने राजनीति और प्रशासन की बात की, पर रिपन का ध्यान सिर्फ यहीं तक नहीं था। उन्होंने भारत के मजदूरों मतलब वर्कर्स की हालत पर भी गौर किया और उनके लिए देश का पहला कानून लेकर आए। ये साल था 1881, जब पहला कारखाना अधिनियम पास हुआ। और इसका मेन मकसद क्या था? कारखानों में काम कर रहे बच्चों को सुरक्षा देना। उस जमाने के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इस कानून के तहत कुछ बहुत जरूरी नियम बने, जैसे 7 साल से कम के बच्चे अब काम नहीं कर सकते थे, ये इल्लीगल हो गया। और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम करने का टाइम 9 घंटे फिक्स कर दिया गया। ये एक अच्छी शुरुआत तो थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी भी थी। जानते हैं क्या? ये कानून चाय, कॉफी और नील के बागानों पर लागू ही नहीं होता था, और सबसे ज्यादा शोषण तो वही होता था। तो इससे हमें रिपन के सुधारों की लिमिट्स का भी अंदाजा लगता है। चलिए अब बात करते हैं रिपन के कार्यकाल के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे ड्रामेटिक हिस्से की। ये कहानी है शिक्षा और न्याय के लिए उनके संघर्ष की, और यहीं पर उनको सबसे तगड़ा विरोध झेलना पड़ा। तो 1882 में एजुकेशन में सुधार के लिए हंटर कमीशन बना। इसका मकसद सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई नहीं थी, बल्कि जोर था प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा पर, ताकि लोग हुनर सीखें, आत्मनिर्भर बने। लेकिन एजुकेशन से भी बड़ा तूफान तो जस्टिस सिस्टम में आने वाला था। और वो तूफान आया एक सीधे से सवाल से। सवाल ये था कि क्या कोई इंडियन जज किसी यूरोपियन के केस की सुनवाई कर सकता है? बस ये एक सवाल, और इसने ब्रिटिश भारत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसी सवाल का जवाब था इल्बर्ट बिल, जो 1883 में पेश किया गया। इसका मकसद बहुत सिंपल और साफ था, नस्ल के आधार पर जो न्यायिक भेदभाव होता है उसे खत्म करना। मतलब इंडियन जज हों या यूरोपियन जज, दोनों को बराबर अधिकार मिले। लेकिन बराबरी का ये आइडिया इंडिया में रह रहे यूरोपीय समुदाय को हजम नहीं हुआ। उन्होंने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, सोचिए उनके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि कोई इंडियन जज उनके ऊपर फैसला सुनाएगा। उन्हें लगा कि ये तो उनकी नस्लीय श्रेष्ठता पर सीधा हमला है। ये प्रोटेस्ट इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना अग्रेसिव था कि हिस्ट्री में इसे व्हाइट म्यूटिनी यानी श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। अब जरा आयरनी देखिए, जो रूलिंग क्लास थी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि सरकार कानून के सामने सबको बराबर लाने की कोशिश कर रही थी। और हुआ ये कि इतने भारी प्रेशर के आगे सरकार को झुकना पड़ा। बिल वापस ले लिया गया। ये रिपन के रिफॉर्म वाले एजेंडे की शायद सबसे बड़ी हार थी, और इसने ये भी साफ साफ दिखा दिया कि एक कॉलोनियल सिस्टम के अंदर रहकर सुधार करने की भी अपनी एक हद होती है। ये सारी बातें, ये सारे सुधार और ये घटनाएं जिनकी हमने अभी बात की, ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, और ये हमें यही दिखाते हैं कि रिपन का पूरा कार्यकाल उम्मीदों और हदों के बीच एक लगातार चलने वाला संघर्ष था।